कल्पना कीजिए, बसंत का मौसम है। आप उम्मीदों से भरे हुए अपने बगीचे में निकलते हैं, लेकिन वहां आपको मिलती है काली पड़ चुकी टहनियां, बीमार पेड़ और ऐसी क्यारियां जो कभी जागी ही नहीं। क्या यह नजारा आपको जाना पहचाना लगता है? ज्यादातर इस वसंत आर्थू की आपदा का कारण वही होता है जो आपने अक्टूबर में किया या नहीं किया। आज हम पतझड़ के मौसम में बगीचे में की जाने वाली 10 ऐसी घातक गलतियों पर चर्चा करेंगे जिनकी कीमत आपको वसंत ऋतु में बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। और मैं वादा करता हूं, इनमें से कुछ आपको सच में हैरान कर देंगी, क्योंकि वे सही देखभाल का मुखौटा पहनकर आती हैं। कई माली अक्टूबर को काम खत्म करने का समय मानते हैं। फसल काट ली, पत्ते हटा दिए और अब वसंत तक आराम कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में अक्टूबर फिनिशिंग लाइन नहीं, बल्कि अगले सीजन के लिए लॉन्चिंग पैड है। इसी समय आपके बगीचे का स्वास्थ्य, उसकी शक्ति और भविष्य की सुंदरता की नींव रखी जाती है। इस दौरान की गई गलतियां सिर्फ नजारे को खराब नहीं करती, बल्कि वे पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती हैं और बीमारियों व कीटों के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाती हैं। तो सबसे पहली गलती जो हमें लगता है कि हम प्रकृति का भला कर रहे हैं, वो क्या है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि पतझड़ में सबसे तार्किक लगने वाला काम, गिरे हुए पत्तों को बगीचे में ही छोड़ देना, असल में आपकी आने वाली फसल के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं, यह तो प्राकृतिक गर्माहट देगा, मुफ्त की मल्च है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असल में आप अपने हाथों से सभी बीमारियों और कीटों के लिए सर्दियों में छिपने की एक बेहतरीन जगह तैयार कर रहे हैं। पत्तों के इस घने गीले ढेर के नीचे एक तरह का ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा हो जाता है। यह जगह नम, अंधेरी और हवा रहित हो जाती है। फफूंद के बीजाणुओं, स्पोर्स के लिए सर्दी बिताने की ये आदर्श परिस्थितियां बन जाती है। यहीं पर सेब के पेड़ों में स्कैब, खुरंड, चेरी में कोकोमाइकोसिस और झाड़ियों पर पाउडरी मिल्ड्यू, छाछी रोग जैसे रोग पैदा करने वाले कारक सर्दी काटते हैं। और वसंत ऋतु में पहली गर्मी के साथ रोग पैदा करने वाले इन सभी जीवाणुओं की पूरी फौज नई ताकत के साथ आपके बगीचे के नए पत्तों और फूलों पर हमला कर देगी। इसके अलावा स्लग, घोंघे को भी इन्हीं सड़ते पत्तों के नीचे सर्दी बिताने और अंडे देने के लिए आदर्श जगह मिल जाती है। वसंत में वे सबसे पहले आपकी होस्टा और पत्ता गोभी जैसी सब्जियों को निशाना बनाएंगे। आपके लॉन को इससे खास तौर पर नुकसान होता है। गीले पत्तों की मोटी परत के नीचे घास दम घुटने लगती है और सड़कर गलने लगती है। नतीजतन वसंत में आपको अपने लॉन पर हरी भरी घास के बजाय बदसूरत पीले धब्बे और गंजी जगहें दिखाई देंगी। जाहिर है, कोई यह तर्क दे सकता है, लेकिन जंगल में तो कोई पत्ते नहीं हटाता। ये बात सही है, लेकिन आपका बगीचा कोई जंगली जंगल नहीं है, बल्कि यह इंसान द्वारा बनाया गया एक इकोसिस्टम है, जहां संवेदनशील और खेती वाले पौधे होते हैं। या आपको कुछ और लगता है? आइए अब दूसरी गलती की बात करते हैं, जो देखने में तो बड़ी सावधानी और सही देखभाल का उदाहरण लगती है। कल्पना कीजिए, आपके हाथों में प्रूनर है और आप सर्दियों से पहले अपने बगीचे को साफ सुथरा कर रहे हैं। आप खुद को एक जिम्मेदार माली समझ रहे होंगे, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादातर मामलों में यह छंटाई देखभाल नहीं, बल्कि आपके पौधों को गंभीर नुकसान पहुंचाना है? इसके पीछे का तर्क सीधा है। सभी अतिरिक्त शाखाओं को हटा देना, ताकि झाड़ियां और पेड़ साफ सुथरे दिखे। लेकिन खुद पौधे के लिए अक्टूबर में यह प्रक्रिया एक असली तनाव और भ्रम पैदा करने वाली होती है। एक ताजा कट, खासकर गर्म मौसम में, पौधे के लिए एक संकेत है, काम शुरू करो, बढ़ो। पौधा सुप्तावस्था में धीरे धीरे जाने के बजाय अपनी बची हुई आखिरी ऊर्जा नई कलियों को जगाने और युवा कॉम्पलों को उगाने में लगा देता है। ये कॉम्पलें असली ठंड पड़ने से पहले न तो पक पाती है और न ही लकड़ी जैसी मजबूत बन पाती है। परिणाम, वसंत में आपको शाखाओं के सिरे काले पड़ते हुए और पाले से जमे हुए मिलेंगे, पर असली खतरा तो इसमें भी नहीं है। पतझड़ के नम मौसम में हर एक कट संक्रमण के लिए एक खुला दरवाजा बन जाता है। छाल के कैंसर,
बार्क कैंसर या साइटोस्पोरोसिस जैसी बीमारियों का कारण बनने वाले कवक के बीजाणु, फंगल स्पोर्स, बस ऐसे ही अवसर का इंतजार करते हैं। पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कमजोर होती है, रस का संचार धीमा पड़ चुका होता है और वह इस संक्रमण से प्रभावी ढंग से लड़ नहीं पाता। परिणामस्वरूप आप अपने ही हाथों से पेड़ को संक्रमित कर देते हैं, जिसका वसंत में लंबे समय तक और शायद बिना किसी खास सफलता के इलाज करना पड़ेगा। तो क्या पतझड़ की यह सफाई इतने बड़े जोखिम के लायक है? या क्या आपको लगता है कि पतझड़ में सैनिटरी छंटाई सचमुच जरूरी है? अब एक ऐसी गलती जो सबसे ध्यान रखने वाले माली भी अच्छे इरादों के साथ कर बैठते हैं। आप अपनी बगिया को लंबी सर्दी से पहले पोषण देना चाहते हैं, उसे ताकत देना चाहते हैं, तो भला खाद खुलकर फैलाने से बेहतर और क्या हो सकता है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भले काम से आप अपने प्यारे पौधों को मौत की सजा भी दे सकते हैं? हम बात कर रहे हैं ज्यादा नाइट्रोजन वाली खाद की। याद रखिए, नाइट्रोजन एक वृद्धि हार्मोन है। यह हरे भरे पत्तों, रसीली पत्तियों और नई कॉम्पलों के लिए जिम्मेदार है। गर्मियों में तो यह बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए, लेकिन अक्टूबर में यह एक आपदा है। पतझड़ में नाइट्रोजन डालना ऐसा है मानो किसी सिपाही को जिसे सोने का आदेश दिया गया हो, आप आगे बढ़ो बढ़ो का हुक्म दे रहे हैं। जो पौधा पहले से ही सर्दियों की नींद के लिए तैयार हो रहा है, सभी प्रक्रियाओं को धीमा कर रहा है और अपनी ऊर्जा जड़ों में भेज रहा है, उसे अचानक एक डोपिंग मिल जाती है। वह तेजी से हरी पत्तियां उगाने लगता है और फिर क्या होता है? नाजुक पानीदार कॉम्पलें निकल आती हैं जो पाले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। पहला ही गंभीर पाला उन्हें काली बेजान चीज में बदल देगा, लेकिन यह तो आधी मुसीबत है। सबसे भयानक बात तो यह है कि पौधे ने इस बेमतलब की वृद्धि पर अपनी बहुमूल्य ऊर्जा बर्बाद कर दी, जिसकी उसे सफल सर्दियों के लिए सख्त जरूरत थी। वह कमजोर और थका हुआ होकर सर्दियों में जाता है। पतझड़ में आपके पौधों को फास्फोरस और पोटेशियम की जरूरत होती है। ये जड़ों को मजबूत करते हैं और पाले से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, जबकि नाइट्रोजन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आपको अब भी लगता है कि पतझड़ में खाद डालना हमेशा फायदेमंद होता है? एक ऐसी गलती के बारे में बात करते हैं जो लोग अक्सर गलतफहमी या आत्मविश्वास में कर बैठते हैं। अक्टूबर में अक्सर बारिश होती है और हमें लगता है कि जमीन में पूरी सर्दी के लिए काफी नमी जमा हो गई है। फिर और पानी क्यों दें? यह एक सबसे खतरनाक गलतफहमी है जो बसंत के मौसम में आपके प्यारे थूजा या जुनिपर को बर्बाद कर सकती है। दरअसल एक चीज होती है जिसे सर्दियों का शारीरिक सूखा, विंटर फिजियोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं। सुनने में जटिल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। पतझड़ी पेड़ों के विपरीत शंकुधारी और सदाबहार पौधे सर्दियों में भी नमी छोड़ते रहते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन कहते हैं, फरवरी के अंत और मार्च के महीनों में धूप वाले और तेज हवा वाले दिनों में और भी तेज हो जाती है। अब कल्पना कीजिए, सूरज तेज चमक रहा है, पत्तियां या सुइयां तेजी से पानी वाष्पित कर रही हैं, लेकिन जमीन अभी भी बर्फ से जमी हुई है। जड़ें बर्फीली मिट्टी से पानी नहीं निकाल पाती। पौधा सचमुच सूखकर मरने लगता है। इसीलिए बसंत में हमें ठंडे से जमे हुए नहीं, बल्कि सूखे हुए भूरे रंग के शंकुधारी पौधे दिखते हैं। यह ठंड से जला नहीं है, बल्कि पानी की कमी से जला हुआ है। इस साल की नई पौध और बेशक सभी सदाबहार पौधे जैसे थूजा, जुनिपर, देवदार, चीड़, रोडोडेंड्रोन और बक्सवुड, शमशीद सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। भरपूर मात्रा में पतझड़ में पानी देना जमीन को गहराई तक भिगो देता है, जिससे पानी का वह रणनीतिक भंडार बन जाता है जो उन्हें सर्दियों के सूखे से बचाता है। तो अगली बार जब आप बसंत में किसी भूरे पड़ चुके थूजा को देखें, तो आप जान जाएंगे कि इसमें ज्यादातर कठोर सर्दी का दोष नहीं है। क्या आपको अपने बगीचे में ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा है? हमारी अगली बड़ी गलती पेड़ के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, उसके तने की सुरक्षा को नजरअंदाज करना है।
हम सेब या बेर जैसे पेड़ों की मोटी छाल को देखकर सोचते हैं, अरे इसे क्या होगा, ये तो बहुत मजबूत है। लेकिन यही आत्मविश्वास आपको वसंत में तनों पर गहरी दरारें, ठंड से पड़ी दरारें और यहां तक कि छाल के मरे हुए हिस्से भी दिखा सकता है। पेड़ का सबसे बड़ा दुश्मन है फरवरी और मार्च की तेज धूप। दिन में तेज धूप में युवा पेड़ों की गहरी रंग की छाल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है। तने के अंदर रस का संचार शुरू हो जाता है और कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, तापमान अचानक गिरकर -10 या 20 डिग्री तक पहुंच जाता है। कोशिकाओं में मौजूद तरल रस तुरंत जम जाता है, बर्फ बन जाता है और छाल के ऊतकों को फाड़ देता है। इसी से लंबी दरारें पड़ती हैं, जिन्हें ठंड से पड़ने वाली दरारें कहा जाता है। दूसरा दुश्मन है चूहे और गिलहरियां जैसे कृंतक। सर्दियों में भूखी चूहे और खरगोश युवा पौधों की मुलायम छाल को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते। वे तने को चारों ओर से कुतर सकते हैं, जो पेड़ के लिए मौत की सजा के बराबर है। तो क्या करे? इसका जवाब दुनिया जितना ही सरल है, सफेदी करना। सफेद रंग सूरज की किरणों को परावर्तित करता है, जिससे दिन में छाल को ज्यादा गर्म होने से बचाया जा सकता है। यह तापमान के अचानक बदलाव को कम करता है और छाल को जलने और दरारों से बचाता है। कृंतकों से बचाने के लिए विशेष जाली या पेड़ के तने को किसी कपड़े या घास फूस से लपेटना फायदेमंद होता है। इन सरल उपायों को न अपनाकर आप मूल रूप से अपने इन बेबस बच्चों को कठोर चुनौतियों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। याद रखें, वसंत में तने पर लगे घावों का इलाज करना उन्हें शरद ऋतु में रोकने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अब आइए हम माली के सबसे खास कोने में झांकते हैं, ग्रीन हाउस में। टमाटर और खीरे की फसल कट चुकी है, पुराने पौधे हटा दिए गए हैं और ऐसा लगता है कि काम पूरा हो गया है। मन करता है कि बस दरवाजा बंद करके इसे अगली वसंत तक छोड़ दें। रुकिए, ऐसा करके आप अपने ग्रीनहाउस को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे बीमारियों और कीटों के लिए एक सच्चा प्रजनन स्थल बना रहे हैं। याद कीजिए, इस गर्मी में आपके टमाटरों को कौन सी बीमारियां मुंह लगी थीं? क्या फाइटोफ्थोरा या क्लैडोस्पोरियोसिस था? या शायद खीरे पर लाल मकड़ी का हमला हुआ था? फफूंद के सभी बीजाणु, कीटों के अंडे और लार्वा कहीं नहीं गए हैं। वे पौधों के बचे हुए हिस्सों पर, मिट्टी की ऊपरी परत में, ग्रीनहाउस की संरचनाओं पर, दरारों और जोड़ों में रह गए हैं। ग्रीनहाउस की बंद जगह उनके लिए सर्दियों में रहने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करती है। न तेज ठंड, न हवा, न मूसलाधार बारिश। वसंत में क्या होता है? जैसे ही सूरज चमकता है और गर्मी बढ़ती है, दुश्मनों की यह पूरी सेना जाग जाती है और आपकी ताजी युवा पौध पर भूख से टूट पड़ती है। आप हैरान होंगे, यह फाइटोफ्थोरा फिर से कहां से आ गया, जबकि मैंने तो स्वस्थ बीज खरीदे थे। लेकिन वह कहीं नहीं गई थी। वह बस आपके ग्रीनहाउस में आराम से सर्दियां बिता रही थी। इसलिए शरद ऋतु की गहन सफाई और कीटाणुशोधन कोई शौकत नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आपको पौधों के सभी बचे हुए हिस्सों को पूरी तरह से हटाना होगा, ग्रीनहाउस की संरचनाओं को धोना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, मिट्टी का उपचार करना होगा या उसकी ऊपरी परत बदलनी होगी। ये एक थकाऊ काम है, लेकिन ये आपको बहुत सारे तनाव से बचाएगा, दवाओं पर होने वाले खर्च को कम करेगा और आपकी भविष्य की फसल को बचाएगा। और क्या आप हमेशा पतझड़ में अपने ग्रीनहाउस की सफाई करते हैं? अब बात करते हैं बगीचे की रानी, गुलाब की। कितनी गलतियां होती है, बस अपनी ज्यादा परवाह और डर की वजह से। माली का पहला विचार होता है, अगर ठंड बढ़ी तो तुरंत ढक दो। इसके लिए सरू की शाखाएं, स्पनबॉन्ड, बक्से, सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अक्सर यह बहुत जल्दी अक्टूबर की शुरुआत या मध्य में किया जाता है, जब दिन में अभी भी धूप होती है और तापमान प्लस में होता है। आपको लगता है कि आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप गुलाब के लिए एक दमघोंटू माहौल बना रहे हैं। गर्म मौसम में घने आवरण के नीचे एक ग्रीनहाउस प्रभाव बनता है। गुलाब सुप्त अवस्था में जाने की तैयारी करने के बजाय बढ़ना जारी रखता है।
उसकी कलियां फूल जाती हैं और कभी-कभी तो नई कॉम्पलें भी उगने लगती हैं। पौधा यह नहीं समझ पाता कि सर्दी आ रही है और उसे सख्त होने की आवश्यक प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता, और फिर अपरिहार्य होता है। असली स्थिर ठंड पड़ती है और तब एक अप्रस्तुत, आरामदायक गुलाब के लिए यह एक झटका बन जाता है। जो कॉम्पलें पूरी तरह से विकसित नहीं हुई होती, वे तुरंत काली पड़ जाती है और मर जाती है। लेकिन इससे भी बुरा यह है कि आवरण के नीचे उच्च आर्द्रता और वेंटिलेशन की कमी के कारण फंगल रोग तेजी से विकसित होने लगते हैं, जिससे जड़ के ऊपरी हिस्से का गलना हो जाता है। वसंत में आप आवरण हटाते हैं और उसके नीचे काली पड़ी हुई, फफूंद से ढकी हुई शाखाएं मिलती हैं। याद रखें, गुलाब पाले से उतना नहीं डरते जितना कि गलने से डरते हैं। हल्के पाले -5 से 7 डिग्री तक उनके लिए केवल फायदेमंद होते हैं। वे पौधे को सख्त होने और अंततः सुप्त अवस्था में जाने में मदद करते हैं। गुलाबों को तभी ढंकना चाहिए जब स्थिर नकारात्मक तापमान स्थापित हो जाए, न कि कैलेंडर के पहले संकेत पर। अब हम एक ऐसी गलती की बात करते हैं जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता और लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हमने फसल काट ली है, खरपतवार हटा दिए हैं और अब क्यारियां सूनी और बेजान दिख रही हैं। ऐसा लगता है कि अब वसंत तक मिट्टी के साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर्दियों के लिए जमीन को ऐसे ही कसकर जमा हुआ छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती है, जिसके दूरगामी और गंभीर परिणाम होते हैं। सबसे पहले हम कीटों के लिए सर्दियों में पनपने और सुरक्षित रहने का आदर्श माहौल तैयार करते हैं। दिमागी कीट के लार्वा, वायरवर्म और कटवर्म के अंडे व लार्वा, ये सभी मिट्टी की ऊपरी परत में आराम से घुस जाते हैं, ताकि वसंत में पूरी ताकत से आपके पौधों की जड़ों पर हमला कर सके। जब आप पतझड़ में अपनी क्यारियों की जुताई करते हैं, तो आप इन मिट्टी के किराएदार कीटों को सतह पर ले आते हैं। यहाँ उन्हें या तो पहली ठंड मार देती है या पक्षी उन्हें चुन चुनकर खा जाते हैं। यह कीटों की आबादी को कम करने का सबसे पर्यावरण अनुकूल और प्रभावी तरीका है। दूसरा, घनी और बिना खोदी हुई मिट्टी नमी को ठीक से सोख नहीं पाती। पतझड़ की बारिश और वसंत में पिघलने वाली बर्फ का पानी बस सतह से बह जाएगा, बजाय इसके कि वह गहराई तक पौधों की जड़ों तक पहुंचे। वहीं खोदी हुई डीली मिट्टी एक स्पंज की तरह काम करती है। यह अनमोल नमी को जमा करती है, जिससे वसंत के लिए पर्याप्त भंडार बन जाता है। और तीसरा, यह मिट्टी को हवादार बनाने, एरेशन से जुड़ा है। पौधों की जड़ों को यहां तक कि सुप्त अवस्था में भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। घनी मिट्टी उन्हें इस महत्वपूर्ण अवसर से वंचित करती है। शरद ऋतु में बिना मिट्टी के ढेलों को तोड़े, ये बात महत्वपूर्ण है। जुताई करने से मिट्टी में ऑक्सीजन भर जाती है और उसकी संरचना में सुधार होता है। सर्दियों में मिट्टी के बड़े ढेले ठंड और नमी के प्रभाव से अपने आप छोटे छोटे कणों में टूट जाएंगे और वसंत में आपके पास एक ढीली, जीवंत और बुवाई के लिए पूरी तरह तैयार मिट्टी होगी। तो क्या आप भी पतझड़ में अपने बगीचे या खेत की जुताई करते हैं, या इसे एक अतिरिक्त और बेकार काम मानते हैं? आइए हमारे भरोसेमंद साथी बागवानी उपकरणों से जुड़ी एक आम गलती पर बात करें। सीजन खत्म हो चुका है, थकान हावी हो गई है, और लीजिए, गंदा प्रूनर, मिट्टी से सना फावड़ा और घास के अवशेषों वाला रेक अगले साल तक के लिए शेड में रख दिए जाते हैं। है ना यह एक परिचित नजारा? लेकिन यह सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये आपके भविष्य के बगीचे के स्वास्थ्य के लिए एक बड़े खतरे की नींव रखना है। जरा सोचिए, आपने मोनेलियासिस या ब्लैक कैंसर जैसी बीमारी से प्रभावित कोई शाखा काटी। प्रूनर के ब्लेड पर लाखों अदृश्य फंगल स्पोर्स, बीजाणु रह गए। अब ये उपकरण के साथ ही सर्दियों के लिए रख दिए जाते हैं, और वसंत में आप वही प्रूनर उठाते हैं और एक स्वस्थ पेड़ की छंटाई करने जाते हैं। क्या होता है? आप अपने ही हाथों से बीमारी को न्योता दे रहे हैं। आप एक के बाद एक पौधे को संक्रमित करते जाते हैं और फिर हैरान होते हैं कि सभी तरह के उपचारों के बावजूद बगीचा बीमार क्यों पड़ रहा है। यही बात फावड़ों, खुरपी और कुदाल जैसे औजारों पर भी लागू होती है।
इन पर मिट्टी के ऐसे कण चिपके रह जाते हैं जिनमें जड़ सड़न या फ्यूजेरियम विल्ट जैसे रोगों के कीटाणु हो सकते हैं। जब आप एक क्यारी से दूसरी क्यारी में, एक फसल से दूसरी फसल में जाते हैं, तो आप अनजाने में पूरे बगीचे में संक्रमण फैलाने वाले मुख्य वाहक बन जाते हैं। इसलिए औजारों की पतझड़ में सफाई और कीटाणु शोधन सिर्फ खूबसूरती का नहीं, बल्कि आपके पौधों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का सवाल है। सभी कार्यशील सतहों को मिट्टी और पौधों के अवशेषों से अच्छी तरह साफ करना चाहिए और फिर उन्हें अल्कोहल, क्लोरोहेक्सिडाइन या किसी विशेष कीटाणुनाशक घोल से अच्छी तरह धोना चाहिए और केवल इसके बाद ही धातु के हिस्सों को जंग से बचाने के लिए तेल लगाकर इन उपकरणों को अगले सीजन तक के लिए आराम पर भेजा जा सकता है। ये एक साधारण सा नियम अगले साल आपको बहुत सारी मेहनत और अच्छी फसल बचाएगा। अब बात करते हैं एक मीठी बेरी की, जिसे हम स्ट्रॉबेरी कहते हैं। पतझड़ के मौसम में कई लोग इसके साथ एक अजीब सा तरीका अपनाते हैं। वे दरांती या ट्रिमर लेकर इसकी सारी पत्तियों को जड़ से काट देते हैं। उनकी सोच ये होती है कि पुरानी पत्तियां बीमारियों का स्रोत हो सकती हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह से हटा देना बेहतर है ताकि वसंत में नई और स्वस्थ पत्तियां उग सकें। यह सुनने में तार्किक लगता है, लेकिन असल में यह पौधे के लिए बहुत बड़ा तनाव है जो आपको अपनी फसल के एक बड़े हिस्से से वंचित कर सकता है। दरअसल अक्टूबर और यहां तक कि नवंबर में भी जब तक बर्फ नहीं गिरती, स्ट्रॉबेरी सोती नहीं है। उसकी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। पौधा सक्रिय रूप से पोषक तत्व और शर्करा जमा करता है जो उसकी जड़ों और झाड़ी के केंद्रीय भाग में जमा होते हैं। यह सर्दियों के लिए और वसंत में नई शुरुआत के लिए उसकी ऊर्जा का रणनीतिक भंडार है। इन्हीं भंडारों के कारण वसंत में फूलों की कलियां बनती है जो भविष्य की फसल का आधार होती है। क्या होता है जब हम सारी पत्तियां काट देते हैं? हम स्ट्रॉबेरी को उसकी भोजन बनाने वाली फैक्ट्रियों से, यानी सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाने वाले उसके महत्वपूर्ण अंगों से वंचित कर देते हैं। पौधा सर्दियों में कमजोर और आवश्यक ऊर्जा भंडार के बिना जाता है। वसंत में बेशक वह नई पत्तियां उगाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारी ऊर्जा खर्च होगी जो फल, जामुन बनाने में इस्तेमाल हो सकती थी। नतीजतन झाड़ियां कमजोर होंगी और आपको मिलने वाली फसल भी काफी कम होगी। पतझड़ में केवल बीमार, सूखी या क्षतिग्रस्त पत्तियों को ही हटाना चाहिए और वह भी सावधानी से, हाथ से, पौधे के केंद्रीय भाग को नुकसान पहुंचाए बिना। पूरी तरह से कटाई करना एक ऐसा उपाय है जो केवल बहुत पुरानी, उपेक्षित और बीमार स्ट्रॉबेरी के बागानों में ही स्वीकार्य है, और वह भी पतझड़ में नहीं, बल्कि फल देने के तुरंत बाद। तो आप अपनी स्ट्रॉबेरी के साथ क्या करते हैं? जैविक बागवानी में एक और बड़ी गलती आपके बगीचे के दिल से जुड़ी है, आपके कंपोस्ट के ढेर से। कई माली इसे एक सर्वभक्षी कचरा पेटी की तरह देखते हैं। उनका मानना होता है कि जो कुछ भी बगीचे में उगा है उसे वहीं वापस डाल देना चाहिए। यह सुनने में भले ही प्रकृति का एक आदर्श चक्र लगे, लेकिन यह सोच आपके काले सोने कहे जाने वाले कंपोस्ट के ढेर को एक असली जैविक बम में बदल सकती है। सबसे खतरनाक आदत है कंपोस्ट में बीमार पौधों को डालना। उदाहरण के लिए, फाइटोफथोरा रोग से ग्रस्त टमाटर और आलू के ऊपरी हिस्से। इस फंगस के बीजाणु अविश्वसनीय रूप से जिद्दी होते हैं। कंपोस्ट के ढेर के गर्म और नम वातावरण में वे मरते नहीं, बल्कि खूब पनपते हैं और तेजी से फैलते हैं। यही बात खुरपका रोग से ग्रस्त सेब के पत्तों, पाउडरी मिल्ड्यू वाले करौंदे या लीफ स्पॉट, धब्बेदार बीमारी वाले फ्लॉक्स के पौधों पर भी लागू होती है। तो आखिर में होता क्या है? आप पूरे साल कंपोस्ट की देखभाल करते हैं और फिर वसंत में इसी खाद को, जिसमें बीमारियों के रोगाणु भरे होते हैं, बड़े प्यार से अपने स्वस्थ पौधों के नीचे फैला देते हैं। आप अपने ही हाथों से पूरे बगीचे को बीमार कर देते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप ऐसी दवा ले रहे हो जिसमें खुद ही वायरस मौजूद हो। यह सुनहरा नियम हमेशा याद रखें, कंपोस्ट में केवल स्वस्थ पौधों के अवशेष ही डालने चाहिए। सभी बीमार ऊपरी हिस्सों, संक्रमित पत्तों और फलों को तुरंत जला देना चाहिए
या बगीचे के बाहर सुरक्षित तरीके से ठिकाने लगाना चाहिए। जैविक सामग्री की थोड़ी सी बचत के लिए पूरे बगीचे के स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। आपकी कंपोस्ट का ढेर जीवन का स्रोत होना चाहिए, न कि बीमारियों का अड्डा। क्या आप कंपोस्ट में डालने से पहले अपने कचरे को छांटते हैं? अब बात करते हैं हमारे बगीचे के हरे भरे कालीन यानी लॉन की। अक्टूबर आते आते लॉन को लेकर हमारा उत्साह कुछ कम हो जाता है। घास काटने का मन नहीं करता और घास भी धीमी गति से बढ़ती है। और कई लोग यहीं एक गलती कर बैठते हैं। वे घास की कटाई जल्दी बंद कर देते हैं, जिससे सर्दियों में लॉन की घास 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा लंबी और बेतरतीब रह जाती है। उन्हें लगता है इसमें क्या बड़ी बात है, बसंत में तो सब कुछ अपने आप फिर से उगाएगा। लेकिन यह गलत फहमी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है। जब बर्फ गिरती है और ऊंची घास पर जम जाती है, तो वह उसे जमीन पर दबा देती है। इससे घास के ऊपर एक मोटी नम परत बन जाती है, जिसके नीचे हवा का संचार लगभग बंद हो जाता है। ये स्नो मोल्ड, बर्फ की फफूंदी नामक एक खतरनाक फंगल बीमारी के पनपने के लिए एकदम सही स्थिति है, जो कमजोर घास को अपनी चपेट में ले लेती है। वसंत में जब बर्फ पिघल जाती है, तो आपको अपने लॉन पर चिपकी हुई सूखी घास के बदरंग भूरे, सफेद या गुलाबी धब्बे दिखाई देंगे। ये घास के दबने और सड़ने का ही नतीजा होता है। इन जगहों पर घास के खाली पैच, गंजे धब्बे बन जाते हैं, जिन्हें ठीक करने और दोबारा हरा भरा बनाने में काफी समय और मेहनत लगती है। सर्दियों में लॉन की सही ऊंचाई लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इतनी ऊंचाई पर घास बर्फ के नीचे दबेगी नहीं और उसमें हवा का संचार भी ठीक से होता रहेगा। साथ ही यह इतनी लंबी भी होती है कि जड़ों को पाले से बचा सके। इसलिए आखिरी कटाई स्थायी पाला पड़ने से लगभग 2 हफ्ते पहले करनी चाहिए, ताकि घास को थोड़ा बढ़ने और मजबूत होने का समय मिल सके। आलस्य न करें। वसंत में आपका लॉन इसके लिए आपको धन्यवाद देगा। और हमारी सूची में आखिरी, लेकिन महत्व में किसी से कम नहीं, एक गलती है जो अक्सर बागवानों के उत्साह के कारण हो जाती है। शरद ऋतु नर्सरियों में सेल का समय होता है और उस मनचाहे पौधे को आकर्षक दाम पर खरीदने का लालच बहुत बड़ा होता है। लेकिन अक्टूबर के अंत या नवंबर में खुले जड़ों वाले पौधे खरीदना और इससे भी जरूरी उन्हें लगाना एक ऐसा बागवानी का खेल है जिसमें बहुत बड़ा जोखिम है। पौधे को, खासकर खुले जड़ों वाले पौधे को लगाने के बाद जड़ जमाने के लिए समय चाहिए होता है। उसे इतनी नई पोषक जड़ें उगानी होती है जो सर्दियों में उसे पोषण दे और वसंत में उसकी अच्छी शुरुआत सुनिश्चित करे। इसके लिए उसे गर्म मिट्टी की आवश्यकता होती है। जब मिट्टी का तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो जड़ प्रणाली लगभग काम करना बंद कर देती है और सो जाती है। देर से पौधे लगाने पर क्या होता है? पौधा जमीन में ठीक से पकड़ नहीं बना पाता। वह बिना जड़ जमाए ही सर्दियों में चला जाता है। सर्दियों में तेज हवा उसे सुखा देती है, पाला उसे जमा देता है और वसंत में पिघली हुई बर्फ का पानी उसे जमीन से बाहर धकेल सकता है। ऐसा पौधा या तो मर जाएगा या फिर बहुत लंबे समय तक बीमार रहेगा और उसका विकास रुक जाएगा। वसंत में आप एक बेजान टहनी को देखकर सोचेंगे कि आखिर क्या गलत हो गया। खुले जड़ों वाले पौधों को लगाने का सबसे अच्छा समय सितंबर का अंत से लेकर अक्टूबर का पहला पखवाड़ा होता है, जब मिट्टी अभी भी गर्म होती है, लेकिन पौधा पहले से ही अपनी सुप्तावस्था के लिए तैयार हो रहा होता है। अगर आपने फिर भी देर से पौधा खरीद लिया है, तो उसे सीधे जमीन में लगाने के बजाय जड़ों को मिट्टी और खाद से ढककर सर्दियों के लिए हवा से सुरक्षित जगह पर तिरछी स्थिति में आंशिक रूप से गाढ़ना या दबा देना ज्यादा सुरक्षित है। क्या आपने कभी शरद ऋतु की सेल में पौधे खरीदे हैं? लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे विनाशकारी परिणाम उन गलतियों के होते हैं जो हमें सही काम लगते हैं। उदाहरण के लिए, नाइट्रोजन युक्त खाद डालना। आप सोचते हैं कि आप भला कर रहे हैं, लेकिन असल में आप नए कोमल अंकुरों को बढ़ने के लिए उकसा रहे हैं, जो पाले से मर जाते हैं। या फिर गुलाबों को बहुत जल्दी ढक देना। आप उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं, जबकि आप उनके अंदर
गलने की स्थिति पैदा कर देते हैं। यह तो बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है जब आपकी परवाह ही पौधों के खिलाफ हो जाती है। ऐसी ही छिपी हुई दिक्कतें सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वसंत में आप मौसम या बीमारियों में कारण ढूंढते हैं, जबकि असल कारण आपकी शरद ऋतु की गतिविधियों में छिपा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, अक्टूबर आराम करने का समय नहीं है, बल्कि रणनीतिक योजना बनाने का महीना है। अभी आपका हर एक काम बगीचे के स्वास्थ्य और सुंदरता में एक निवेश है, जो वसंत में कई गुना लौट कर आएगा। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इससे कुछ उपयोगी जानकारी मिली है, तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे किसी भी नए सुझाव को मिस न करें। और अब आपसे एक सवाल है, इनमें से कौन सी गलती आपने पहले की है, परिणामों के बारे में सोचे बिना भी? अपना अनुभव कमेंट्स में लिखें। चलिए साथ मिलकर सीखते हैं।